हाउ ब्रिटिशर्स किल्ड 1.8 बिलियन इंडियंस। स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ब्रिटिश राज के उस एरा को डिस्कस करेंगे जिस दौरान इंडियंस पर करीब 200 सालों तक अट्रॉसिटीज की गईं। इसकी कहानी वैसे तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में कदम रखने से शुरू होती है, जो ब्रिटिश रूल के एक्सपेंशन का एक मोड बनकर इंडिया आई थी और धीरे धीरे कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे तक फैलकर इंडिया के हर हिस्से में पहुंचने लगी। इस दौरान कई लैंड रेवेन्यू सिस्टम में टैक्सेशन को एक्सॉर्बिटेंटली बढ़ाया गया और क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट था, इन पॉलिसीज ने इकोनॉमिकली, सोशली, मेंटली और फिजिकली टॉर्चर के अनगिनत इवेंट्स के बाद इंडिया को 1947 में कई आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक डिलेमास में छोड़ दिया। सबसे बड़ा पॉलिटिकल और सोशल कॉन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल है इंडिया पाकिस्तान डिवीजन। हम देखेंगे कि कैसे डेप्रिवेशन, सप्रेशन और इंडियंस के लिए ब्रिटिश रूल के रवैये के कारण एस्टिमेटेड 1.8 बिलियन लोगों की मौत हुई। ये मौतें इससे कई ज्यादा भी हो सकती हैं। दोस्तों, अप्रॉक्सिमेटली 200 साल के ब्रिटिश रूल के दौरान कई फैमिन्स में भी मिलियंस ऑफ मिलियंस इंडियंस की जानें गईं। इनमें से कुछ तो नेचुरल फैमिन थे, पर कुछ मैन मेड, जैसे 1943 का फैमिन, जिसका इंपैक्ट एनालिसिस ये बताता है कि ये विंस्टन चर्चिल की पॉलिसीज के कारण हुआ। आर्टिजन से लेकर पेजेंट्स, जमींदार से लेकर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तक सब ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किए। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो इंडिया में फल फूल रही थी, खत्म हो गई और इनकी जगह इंग्लैंड में बने हुए प्रोडक्ट्स ने ले ली। हमने हमेशा से डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट सुना है। इस कॉन्सेप्ट के यूज से ब्रिटिशर्स ने 200 सालों में इंडिया को एक पुअर और डिप्राइव्ड कंट्री बना दिया, जो कॉलोनियल रूल के पहले एक रिच, रिसोर्सफुल और वर्ल्ड पावर बनने की कैपेबिलिटी वाला देश था। दोस्तों, इंडियंस ने कई छोटे बड़े रिबेलियंस किए जो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड प्रॉपर प्लानिंग और लॉन्ग टर्म गोल के न होने के कारण फेल तो हुए, पर इससे एक चैनलाइजिंग पावर मिलती गई और 1885 में कांग्रेस नेशनल लेवल पर पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पर सामने आई। ईस्ट इंडिया कंपनी की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज और इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पर पड़ने वाले इकोनॉमिक और सोशल इंपैक्ट्स के बारे में भी हम इस वीडियो में समझेंगे। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में ऑथर्स बताते हैं कि 1763 से 1856 के बीच 40 मेजर रिबेलियंस और हंड्रेड्स ऑफ माइनर रिबेलियंस हुए। ये सिविल रिबेलियन तब से ही शुरू हैं जब से ब्रिटिश रूल बंगाल और बिहार में एस्टैब्लिश हुआ था। 1857 के रिवोल्ट से पहले 1763 से 1800 तक सन्यासी रिबेलियन हुआ। 1766 से 72 के बीच बंगाल और बिहार में चुआर अपराइजिंग हुई। ईस्टर्न इंडिया में भी 1763 से 1840 तक कई रिबेलियंस हुए, जिन्होंने एक कलेक्टिव और एंटी कॉलोनियल अप्रोच वाले मास रिबेलियंस का रास्ता तैयार किया। इन सभी रिबेलियंस का कारण था एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स, जो ब्रिटिश रूल के इंडियन कल्चर, पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, रिसोर्सेज का इकोनॉमिक, सोशल और फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन के कारण बने थे। सबसे पहले हम ब्रिटिश रूल में इंपोज की गई मेजर पॉलिसीज को समझ लेते हैं। ब्रिटिश पॉलिसीज। कई सदियों से इंडियंस के लिए एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। ये मौर्यन से लेकर मुगल्स तक प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, पर ब्रिटिश रूल में इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया गया, जिससे डायरेक्ट इंपैक्ट फार्मर्स और पेजेंट्स पर पड़ा। दोस्तों, जो रेवेन्यू का इतना बड़ा सोर्स है, उस पर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉपर केयर और हैंडलिंग नेसेसरी हो जाती है, क्योंकि स्टेट को भी यहीं से इनकम होती है वाया टैक्सेशन। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईआईसी ने एक कॉलोनियल टूल की तरह ट्रेड और लैंड रेवेन्यू में मोनोपोली क्रिएट की। धीरे धीरे इंडिया लैंडेड एस्टेट्स और कमर्शियल रेवोल्यूशन की प्रोसेस में गया और ट्रेडिशनल एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन खत्म हो गया। उन्होंने इंडियन एग्रेरियन स्ट्रक्चर में डीप चेंजेस लाकर रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन को अपने एजेंडा के लिए मैक्सिमाइज किया, जिससे देश का प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट स्लो हुआ और इंडियन पेजेंट्री पर बर्डन बढ़ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूं तो एग्रेरियन सिस्टम मुगलों से इनहेरिट किया था, पर उस लैंड सेटलमेंट पैटर्न पर ब्रिटिश कस्टम्स और लैंड लॉज सुपर इंपोज कर टैक्सेशन बढ़ाते गए
उन्होंने कई लैंड रेवेन्यू एक्सपेरिमेंट्स किए और ब्रिटिश इंडिया में लैंड टेन्योर, प्रॉपर्टी रिलेशन, एग्रेरियन प्रोडक्टिविटी, फूड सप्लाई, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर इंडेटेडनेस और कल्टीवेटेड लैंड रिलेटेड पॉलिसीज में कई चेंजेस देखने को मिले। ग्रेजुअली इन सभी चेंजेस ने इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री को मर्केंटाइल फेज से फाइनेंशियल कैपिटलिज्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। 1765 में दीवानी राइट्स एक्विजिशन के साथ बंगाल पर टोटल कंट्रोल लेने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत लैंड असेसमेंट सिस्टम से की, पर मॉडिफिकेशन करते करते कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैक्सिमम पॉसिबल लैंड रेवेन्यू कलेक्शन शुरू कर दिया। उन्होंने 1772 में ऑक्शन बेस्ड फार्मिंग सिस्टम की शुरुआत की, जहां रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दिए जाते थे। यह सिस्टम 3 मेजर लैंड सेटलमेंट में इवॉल्व हुआ, जैसे बंगाल में जमींदारी, मद्रास और बॉम्बे में रियोतवाड़ी और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में महालवाड़ी। इन सिस्टम्स ने ब्रिटिश रूल के कॉलोनियल कैरेक्टर को एक्सपोज किया और कैपिटल के एक्यूमुलेशन का प्राइमरी बेस बना। ब्रिटिश सरकार का 1841 के रेवेन्यू का 60% हिस्सा लैंड टैक्सेस थे। ये टैक्सेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडियन फार्मर्स और लैंड ओनर्स से लिए जा रहे थे। जमींदारी सिस्टम फैला हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदार्स को राइट्स दे रखे थे कि वो पेजेंट से जो चाहे वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। इसका एक हिस्सा ब्रिटिशर्स को पे करने के बाद जमींदार बचा हुआ हिस्सा रख सकते थे। कुछ जगहों पर 1793 के बाद से जमींदारों के गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू कमिटमेंट को फिक्स कर दिया था। इसे परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। रियोतवाड़ी सिस्टम 1820 में बंगाल में सर थॉमस मनरो ने मद्रास के गवर्नर रहते हुए शुरू किया था। ये कल्टीवेटर्स से डायरेक्ट टैक्स वसूलने वाले 2 मेन सिस्टम्स में से एक है। दोस्तों, जमींदारी और रियोतवाड़ी में फर्क केवल यह है कि यदि टैक्स कलेक्शन सीधा फार्मर से होता था तो उसे रियोतवाड़ी कहते थे, और जहां मिडलमैन यानी जमींदार्स के थ्रू टैक्स वसूला जाता था उसे जमींदारी कहते थे। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू न भर सकने की सिचुएशन में फार्मर्स यानी टेनेंट्स के साथ गवर्नमेंट या जमींदार कुछ भी कर सकते थे। उन्हें जेल करना, प्रताड़ित करना एटसेट्रा एक्ट्स रिपोर्टेड हैं। रेवेन्यू के अलावा दोस्तों, टेक्सटाइल्स के वर्ल्ड एक्सपोर्ट मार्केट में इंडिया 18th सेंचुरी का एक मेजर प्लेयर था, लेकिन 19th सेंचुरी के मिड तक भारत का डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट खत्म हो गया। कई लोकल इंडस्ट्रीज भी डिक्लाइन हुई और एज अ कॉन्सिक्वेंस इंडिया में सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। दोस्तों, 1750 में भारत वर्ल्ड इंडस्ट्रियल आउटपुट में 25% कंट्रीब्यूट करता था, जो 1900 में केवल 2% रह गया। इससे देश में इंपॉवरिशमेंट की सिचुएशन बनी, गरीब और गरीब होते गए। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने भारत को रेलवेज दी थी। दोस्तों, रेलवेज कई देशों ने बिना कॉलोनियल रूल के डेवलप किए। रियलिटी यह है कि रेलवेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंसीव की थी, जो फर्म के बाकी कैलकुलेशंस में शामिल थी और इवेंचुअली कंपनी के ही बेनिफिट के लिए थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने 1843 में आर्ग्यू किया था कि रेलवेज कॉमर्स और देश के गवर्नमेंट एंड मिलिट्री कंट्रोल के लिए बेनिफिशियल होगी। शशि थरूर ने द गार्डियन में लिखा है कि रेलवेज के कंसेप्शन और कंस्ट्रक्शन में ही इंडियन रेलवेज एक कॉलोनियल स्कैम था। थरूर कहते हैं कि ब्रिटिश शेयर होल्डर्स ने रेलवेज में इन्वेस्ट करके बहुत कमाई की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो डबल रिटर्न्स की गारंटी दी थी, वो इंडियन टैक्स पेयर पर प्रेशर बढ़ाने से पूरी की जाती थी। ब्रिटिशर्स जो कोल, आयरन ओर, कॉटन जैसे प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट करते थे, रेलवेज उसे पोर्ट तक ट्रांसपोर्ट करने के काम आती थी। थरूर कहते हैं कि इंडियंस को ट्रैवल करने के लिए 3rd क्लास कंपार्टमेंट्स थे, जिनमें इंडियंस को भर दिया जाता था, जिसमें कोई सुविधाएं नहीं थी। दोस्तों, इसके अलावा दोनों वर्ल्ड वॉर्स में ब्रिटिश इंडिया के सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो ब्रिटेन के फेवर में लड़ रहे थे। ब्रिटिशर्स की हाई हेडेडनेस के कारण किया गया जलियांवाला मैसेकर भूला नहीं जा सकता। एक एस्टिमेट के मुताबिक उत्सा पटनायक, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं, उन्होंने बताया है कि ब्रिटिशर्स ने 1765 से 1938 के बीच भारत से $45 ट्रिलियन की लूट की है।
उन्होंने यह भी बताया है कि इकोनॉमिक और सोशल डेप्रिवेशन के कारण 1757 से 1947 के बीच 1.8 बिलियन डेथ्स हुई हैं, जो कि अवॉइडेबल थी। ये एक एस्टिमेट है जो 200 साल के ब्रिटिश रूल में मेजर इवेंट्स को मैथमेटिकली एनालाइज करके बनाया गया है। ये डेथ्स दोस्तों अवॉइडेबल इसलिए थी क्योंकि यदि पॉलिसीज और टैक्सेशन रीजनेबल होते तो लाखों लोग भूखमरी और बीमारी से बच सकते थे। ऐसा नहीं था कि टैक्स कम होने से बीमारियां, नेचुरल डिजास्टर और फैमिन नहीं आते, पर तब लोगों के पास इलाज से लेकर खाने पीने और एक अच्छी जिंदगी जी सकने के लिए फाइनेंसेस होते। आइए थोड़ा और डीप डाइव करते हैं कि कैसे ये डेथ्स हुई। हाउ डिड 1.8 बिलियन इंडियंस डाई? उत्सा पटनायक कहती हैं कि इन डेथ्स का प्राइमरी रीजन है इम्पोज्ड पॉवर्टी। इम्पोज्ड पॉवर्टी का मतलब है ऐसी गरीबी जो फोर्सफुली बनाई गई हो। ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज से इंड्यूस की गई पॉवर्टी के कारण अवॉइडेबल डेथ्स, मोर्टेलिटी, प्रेमेच्योर डेथ और ऐसी मौतें जो होनी ही नहीं चाहिए थी बढ़ गई थी। इसका एस्टिमेट लगाने के लिए ब्रिटिश इंडिया में होने वाली एक्चुअल डेथ्स और पीसफुल वेल गवर्न्ड कंट्री में सेम डेमोग्राफी के साथ होने वाली डेथ्स का अंतर स्टडी किया गया। इस स्टडी में बहुत ही वाइड डिफरेंस पाया गया, जिससे हम ये कह सकते हैं कि इनका कारण एंटी इंडिया पॉलिसीज थी। उत्सा पटनायक 2 सेंचुरीज तक इंडिया में ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को ब्रिटेन का आउशविट्स कहते हुए जर्मनी में हुए होलोकॉस्ट का रेफरेंस देती हैं। आइए अब नजर डालते हैं इसकी क्रोनोलॉजी पर। क्रोनोलॉजी ऑफ डेथ्स। 1769-70 में ग्रेट बंगाल फैमिन आया, जिसमें ओवर टैक्सेशन के कारण 1 करोड़ लोगों की डेथ हुई। उस वक्त बंगालीज की कुल आबादी 3 करोड़ थी। इसका मतलब करीब 33% पॉपुलेशन मौत के घाट उतर गई। 1769-70 से 1942-43 के बंगाल फैमिन के बीच कई मैन मेड फैमिन्स आए, जिसमें मिलियंस ऑफ इंडियंस मारे गए। विंस्टन चर्चिल ने 1943 फैमिन के वक्त ऑस्ट्रेलियन फूड सप्लाई वर्ल्ड वॉर II के लिए स्टॉकपाइल करने के लिए ब्रिटेन डाइवर्ट की थी। दोस्तों, यह स्टॉकपाइलिंग तब हो रही थी जब मिलियंस ऑफ इंडियंस वर स्टार्विंग टू डेथ। बंगाल फैमिन 1943 में अलोन 3 to 5 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। चर्चिल ने स्टेटमेंट में कहा भी था कि वो इंडियंस की परवाह नहीं करते, क्योंकि इंडियंस रैबिट्स के जैसे बच्चे पैदा करते हैं। यदि बच्चे पैदा होते हैं तो 1860 से 1934 के बीच पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों नहीं दिखती? जी हां दोस्तों, 1860 से 1934 के बीच इंडिया की पॉपुलेशन 292 मिलियन ही रही, इन स्पाइट ऑफ अ वेरी हाई बर्थ रेट। इससे यह इंडिकेशन है कि इस दौरान 745 मिलियन डेथ्स और ऑन एन एवरेज 10 मिलियन डेथ्स पर ईयर के रेट से मौतें हुई थी। इंडियन सेंसस डेटा के मुताबिक 1757 से 1837 के बीच 592 मिलियन, 1837 से 1901 के बीच 497 मिलियन और 1901 से 1947 के बीच 418 मिलियन एस्टिमेटेड डेथ्स हुई हैं। ये रफली 1.5 बिलियन डेथ्स हैं, और यदि नेटिव स्टेट्स को ऐड करेंगे तो नंबर्स 1.8 बिलियन तक जाता है। कंक्लूजन। दोस्तों, कुछ मिलियन ब्रिटिशर्स ने हंड्रेड्स ऑफ मिलियन इंडियंस को स्टार्वेशन पर रखा। कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने अपनी बुक इनग्लोरियस एम्पायर में बताया है कि जब ब्रिटिशर्स ने भारत को छोड़ा तब लिटरेसी रेट 16%, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 27 ईयर्स और प्रैक्टिकली कोई भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री नहीं थी जिसे सस्टेन कर सकते थे। इसके अलावा 90% पॉपुलेशन गरीबी में जी रही थी। आज हम इसे बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं। यह कहानी इंडिपेंडेंस के बाद बदलती नजर आई, जब सरप्राइजिंगली एब्सेंस ऑफ फैमिन, अवॉइडेबल डेथ्स फ्रॉम डेप्रिवेशन कम हुआ। एक एस्टिमेट के मुताबिक 1950 से 2005 तक 0.35 अवॉइडेबल डेथ्स हुई हैं। इसके अलावा जाते हुए इंडो पाकिस्तान का ग्रूसम पार्टीशन किया गया, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम राइवलरी पनपती रही। इससे कम्युनलिज्म और हेट्रेड का माहौल आज तक चलता आ रहा है। इस पार्टीशन से हार्मनी डिस्टर्ब होने के साथ साथ इकोनॉमिकल लॉसेस भी हुए। दोस्तों, यह था डिस्कशन ब्रिटिशर्स की एंटी इंडिया पॉलिसीज से हुई ह्यूमन ट्रेजेडी का। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।